नमस्कार जी, सलाम, सत श्री अकाल. Wish you all a very warm welcome to this wonderful session of Unacademy NEET Live Daily. Unacademy आपका अपना चैनल, भारत का अपना एजुकेशनल चैनल और आप हमारे अपने फ्यूचर डॉक्टर्स. तहे दिल से आप सबका स्वागत है जी इस बेहतरीन सेशन में. देखते हैं एक बार स्क्रीन पे नजर डाल के कि कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय. वी हैव निशांत, वी हैव मदन, सुरभि, वी हैव प्रतीक, ग्रेट, वाहिदा, अजय, अंशुल, गौरव, वैभवी, साक्षी, विक्रमादित्य, गणेश, सीमा. वंस अगेन जी तहे दिल से स्वागत है आपका. और आज भी एक और बेहतरीन किताब पढ़ रहा था मैं हमेशा कहता हूं कि किताबें जो है वो बहुत ही बेहतरीन दोस्त होती हैं इंसान की. कई बातें ऐसी हैं जो किताबें हमें सिखा जाती हैं. सो अच्छी पुस्तकों को अपना मित्र जरूर बनाइए. बेहतरीन जानकारी छुपी होती है इन किताबों में और मुझे हमेशा से शौक रहा है हर सब्जेक्ट की अच्छी से अच्छी बेहतरीन किताब पढ़ने का. मेरे गुरुजन जो थे जिनसे मैंने पढ़ाई करी अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हमें यही सिखाया जाता था कि अच्छी किताबें जरूर पढ़िएगा. राइट? चलिए, सो स्वागत है जी आप सबका इस बेहतरीन सेशन में. और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस दैट इज पार्चुरेशन. सादी भाषा में जिसे हम डिलीवरी कह देते हैं, गिविंग बर्थ टू द बेबी. सो आपको ये पूरी जर्नी मैं 9 महीने की जो है 9 मंथ्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल द एंड ऑफ द 3rd ट्राइमेस्टर और उसके बाद किस प्रकार से बच्चे का जन्म होता है, ये सारी चीजें आज सीखेंगे इस बेहतरीन सेशन में. जल्दी से प्यारे प्यारे लाइक्स हो जाएं और आपको मैं बता दूं कि स्क्रीन पे जो आप पीछे देख पा रहे हैं वो क्या है. अ न्यूली बॉर्न बेबी, नियोनेट, बच्चा जब पैदा होता है तो रोता क्यों है? अगर नहीं रोएगा तो उसका क्या संकेत हो सकता है? बहुत सारी खूबसूरत बातें जानेंगे. बने रहिएगा सेशन के एंड तक और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना मत भूलिएगा. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद मोर देन 20 years of teaching experience with good and substantial amount of information, knowledge and certain degrees also. All India Rank 1 AIMS, All India Rank 1 AIPMT, All India Rank 1 DPMT. इतने बेहतरीन रैंक्स जो हैं वो मुझे आपसे एक्सपेक्टेड हैं. सो आप सब लोग भी प्रॉमिस कीजिए ऐसे ही अच्छे से मेहनत करेंगे और रेगुलरली हमारे इस सेशन पे जुड़ेंगे आप मेरे साथ रोजाना 4 से 5 बजे. tinyurl.com/NEET मोबाइल का ये फीचर एक्सप्लोर कीजिए और बहुत बेहतरीन बातें छुपी हैं इसमें. बहुत से बच्चे एक पर्सनल अटेंशन भी चाहते हैं. आपके दिल में ये जरूर होगा कि काश हम सचिन सर से पर्सनली मिल पाते. मेरी तो तमन्ना है भाई कि मैं आप लोगों से पर्सनली मिलूं. कभी आप आमने सामने बैठ करके भी मुझसे पढ़िए, कभी आपके चारों तरफ की एनर्जी के ऑरा को मैं महसूस करूं और कभी मेरी ये क्रिस्टल क्लियर आवाज डायरेक्टली आपके कान में ऑर्गन ऑफ कोटाई तक पहुंचे. खैर, जिंदगी में कभी ऐसा मौका जरूर मिलेगा हमें कि एक दूसरे के करीब आने का, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा नीट में और आप एक बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होंगे. तब आप मुझे याद करेंगे कि सचिन सर ने हमारी नींव इतनी मजबूत करी थी कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में भी, फर्स्ट प्रॉफ में भी, फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम में भी आप टॉप करेंगे. चलिए जी, जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरे बैचेस को अटेंड करना चाहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और जो कोड आपको अप्लाई करना है, रेफरल कोड दैट इज सचिन लाइव, लाइफ सेविंग कोड है, याद रखिएगा. चलिए स्क्रीन पे जरा अपने सामने देखिए कि क्या दिखाया जा रहा है. एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है सांस लेना, ब्रीदिंग. जब तक बच्चा मदर के यूट्रस में है उसने कभी भी स्वयं सांस नहीं लिया है. उसके नोज में, उसके माउथ में, ईयर में, शरीर की हर ओपनिंग में उसके चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जिसमें उसका स्वयं का अपना यूरिन भी होता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है. बच्चा जब पैदा हुआ, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर को टॉलरेट करना उसने सीखना है, एक्लिमेटाइज करना है, तभी जीवन जी पाएगा. मदर के यूट्रस में जब तक है बच्चा अंदर, मां के गर्भ में, वहां पे तापमान बहुत ज्यादा है, गर्मी है. जब वो डिलीवर हुआ, अगर ऑपरेशन थिएटर में है सपोज, एयर कंडीशनर्स चल रहे हैं, तो इमेजिन करके देखिए उस बच्चे के लिए तापमान कितना कम है, उसे कितनी ठंड लगेगी. हाइपोथर्मिया, बच्चे को हाइपोथर्मिया की उस समस्या से जूझना है.
बच्चे को सांस लेना सीखना है। एटमॉस्फेरिक एयर जब उसकी नॉस्ट्रिल्स में, उसके माउथ में हर जगह रश करेगी, उसके लंग्स तक जाएगी, उसके लंग्स एक्सपेंड करेंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, बच्चा रोएगा, दर्द होगा, और रोना जरूरी है। अगर वो नहीं रोया तो यह संकेत हो सकता है कि वो एक स्टिल बॉर्न बेबी है, वो एक डेड डिलीवरी है। बच्चे के लंग्स जब हवा से भरेंगे, एक्सपेंड होंगे, उस समय बच्चा रोता है, राइट? और आपको पता है अगर नहीं रोए तो बच्चे के पैर पे हम जोर जोर से टैप करते हैं, ऐसे थप्पड़ मारते हैं, राइट? वो इसलिए ताकि उसे दर्द महसूस हो और वो रोए। जब वो रोएगा तो ब्रीदिंग साइकिल शुरू होगा। इज इट क्लियर जी? ऐसी कितनी सारी बेहतरीन बातें आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। मेरी आपसे सलाह है, गुजारिश भी है कि इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ फॉरवर्ड कीजिए। अच्छी शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और ये तो एक जनरल टॉपिक है, हर इंसान को पता होना चाहिए। आपके जितने भी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे, जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए और सबको बता दीजिए कि आज हम डॉक्टर सचिन कपूर की क्लास में कितनी बेहतरीन बातें पढ़ने वाले हैं। राइट जी? ग्रेट। आदित्य, गुरप्रीत, श्रेया, पल्लवी, अमित, गौतम, अमृत, आदित्य, धनंजय, स्वीटी, प्रिंस, खुशी। आज तो आपका मन करेगा कि ये सेशन यूं ही चलता रहे। आपको बेबी के शरीर पे एक व्हाइट कलर की कवरिंग नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड वर्निक्स कैसियोसा। ग्रीस लाइक कवरिंग पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करती है, राइट? आप देख रहे हैं बच्चे के मुंह से, नाक से एमनियोटिक फ्लूइड भी बाहर निकाला जा रहा है। बहुत सारी एडजस्टमेंट्स उस बच्चे को करनी पड़ेंगी इस दुनिया में रहने के लिए। बच्चा रो रहा है, आप देख पा रहे हैं। आपने सुना होगा, मुझे एक कबीर जी का एक दोहा भी याद आ रहा है, शायद कभी बचपन में हमने पढ़ा था। कबीरा जब हम आए इस जगत में, कबीरा जब हम आए इस जगत में, जग हंसे हम रोए। दुनिया हंसती है, दुनिया खुश होती है, बच्चा रो रहा है उस समय। कबीरा जब हम आए इस जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। तो जब आप दुनिया से जाएं तो कुछ ऐसा विशेष करके जाइएगा कि सब लोग आपको याद करें और उनकी आंखें नम हो और आप मुस्कुराते हुए जाएं। आई होप यू लाइक्ड इट। जिन बच्चों ने पसंद किया है, जिनको हिंदी अच्छे से समझ आती है, आप जो है थम्स अप कर दीजिए, जल्दी से लेक्चर को लाइक कर दीजिए। मेरी मदर ने, मेरी मम्मी ने मुझे ये सुनाया था और हमने किताबों में भी पढ़ा था, तो मुझे आज याद आ गया, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। चलिए जी, ये खूबसूरत जर्नी, ये 9 महीने की जर्नी जिसकी शुरुआत हुई थी फर्टिलाइजेशन से, जाइगोट बना एक सिंगल सेल। हर मनुष्य, हर जानवर अपने जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल के रूप में करता है, जिस सिंगल सेल को हम जाइगोट कहते हैं। धीरे धीरे ये परिवर्तित हो जाता है एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर मोरुला में, मोरुला से ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला, उसके बाद एम्ब्रियो, उसके बाद फीटस एंड फाइनली द न्यूबॉर्न बेबी। 9 महीनों की ये पूरी जर्नी आज हम समझने जा रहे हैं। जल्दी से क्विक रिकैप दूंगा और फाइनली पार्चुरेशन का प्रोसेस डिटेल में समझेंगे। इज इट क्लियर जी? चलिए तो शुरू करते हैं। पार्चुरेशन, हाउ कैन वी डिफाइन पार्चुरेशन? जानिए पहले, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months. दिस इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। इंसानों में जो एवरेज जेस्टेशन पीरियड है, प्रेगनेंसी पीरियड है, 9 महीने है। यदि आप इसे हफ्तों में कन्वर्ट करें तो लगभग हम इसे 40 हफ्ते लेते हैं। 40 वीक्स फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, गांव देहात में कहीं आपकी पोस्टिंग है, एक पेशेंट आपके पास आती है, शी इज प्रेग्नेंट। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी? ईडीडी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। आजकल अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, मशीन से ही आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो पता चल जाती है, परंतु आपको स्वयं भी पता होना चाहिए कि ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक फीमेल से आप यही सवाल पूछेंगे एज अ डॉक्टर कि उसका लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ है।
LNMP, लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड वाली उस तारीख में हम 40 हफ्ते जोड़ देते हैं, 40 वीक्स, राइट जी। LNMP, लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड में 40 हफ्ते आपको जोड़ने हैं, उससे जो तारीख निकलेगी वो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, ज्यादातर बच्चे जो हैं दे आर बोर्न ±2 वीक्स। जो डेट आप निकालेंगे ना, ज्यादातर बच्चे जो है वो ±2 वीक्स पर पैदा होते हैं, राइट जी। और स्टैटिस्टिकली ऐसा देखा गया है कि अगर मेल बेबी है, बच्चे लड़का जो है, अगर मेल बेबी -2 वीक्स मतलब जल्दी हो जाते हैं, और अगर फीमेल बेबी है तो थोड़ा ज्यादा समय लेता है। ये स्टैटिस्टिकली आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है जी। सो आपने ये सीखा कि किसी की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे निकालनी है। जो उसके लास्ट मेंसेस हुए हैं, लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसमें 40 हफ्ते जोड़ दीजिए, जो तारीख निकलेगी वो एक्सपेक्टेड डेट है, वो 100% नहीं है, ±2 वीक्स इधर उधर हो सकता है, ये बॉडी फिजियोलॉजी है। चलिए, सो 9 महीने की प्रेगनेंसी या 40 हफ्तों की प्रेगनेंसी हमने जानी। vigorous contractions of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion of the baby। जो बच्चा 9 महीनों से मदर के उस यूट्रस में पल रहा है, धीरे धीरे वो समय आने वाला है जब इस बच्चे को अब बाहर जाना होगा। क्यों जाना होगा बाहर? क्यों वो मदर के यूट्रस में ही रह करके नहीं पल सकता? ये फीटस बहुत ही स्वार्थी है, सोचिएगा, बहुत ही सेल्फिश स्ट्रक्चर है। पहले इसने स्वयं अपने आप को बचाने के लिए इंप्लांट करा, मदर के यूट्रस के साथ जुड़ा। यदि ये इंप्लांट नहीं करता, इंप्लांटेशन नहीं होता, प्लेसेंटा नहीं बनता, तो HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज नहीं होता। अगर वो हार्मोन रिलीज नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाता जो ओवरी में है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन आता, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता और ये एक्सपेल हो जाता। सो देखिए, ये स्वार्थी स्ट्रक्चर एक तरह से, जिसने पहले स्वयं अपने आप को बचाने के लिए मदर के यूट्रस के साथ कनेक्शन बनाया। 9 महीने तक मां के गर्भ में पलने वाला ये बच्चा, जो मदर के लिए एक मैकेनिकल बर्डन है, मदर से न्यूट्रिशन ले रहा है, मदर के शरीर में अपना मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज कर रहा है, एक पैरासाइट की भांति धीरे 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 ये ग्रो करता जा रहा है। और एक दिन इसे यह एहसास होता है कि अब मेरा बढ़ता हुआ शरीर, मेरी जरूरतें, मां का ये गर्भ पूरी नहीं कर सकता, मदर का यूट्रस मेरी उस इंक्रीजिंग डिमांड्स को पूरी नहीं कर सकता, तो क्यों ना मैं एक मैकेनिज्म इनिशिएट कर दूं कि अब मैं मदर के शरीर से बाहर चला जाऊं। वेरी सेल्फिश स्ट्रक्चर। द बेबी इज नॉट केयरिंग अबाउट द मदर। पार्चुरेशन एक अत्यंत पेनफुल प्रक्रिया होने वाली है मदर के लिए, परंतु फीटस को उसकी परवाह नहीं है। फीटस उस जगह से बाहर जाना चाहता है। मदर के यूट्रस में बेबी उल्टा है, सिर नीचे है और कॉडल एंड, टेल रीजन कह दीजिए, ये ऑपोजिट एंड ऊपर है। लगातार एमनियोटिक फ्लूइड, उसका स्वयं का यूरिन उसके मुंह में, नाक में, कान में जा रहा है, राइट। द बेबी वांट्स टू कम आउट। सो इससे आपको क्या समझ आया? पार्चुरेशन को इनिशिएट किसने करा है? बेबी। द फीटस इज अ वेरी सेल्फिश स्ट्रक्चर। बायोलॉजिकली सोचना है, इमोशनली नहीं। और आज की हमारी लाइक्स का टारगेट है जी 3000, एंड आपने प्रॉमिस किया था कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ेंगे, इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। जितने भी फैमिली ग्रुप्स भी हैं वहां पे भी शेयर कीजिए ये लेक्चर। एवरीवन इज गोइंग टू एंजॉय दिस लेक्चर। बेहतरीन इंफॉर्मेशन, बेहतरीन जानकारी आप तक पहुंचाने वाला हूं। बेहतरीन गुरुजनों से जो सीखा है, बेहतरीन किताबों में जो पढ़ा है, वो आप तक लेकर के आया हूं इस लेक्चर के जरिए। ज्यादा लोगों को जोड़िए। चलिए जी, आगे भी आपको बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी सुनाऊंगा। हिंदू माइथोलॉजी में क्या कारण बताया जाता है पार्चुरेशन का, क्यों ये बेबी मदर के यूट्रस से बाहर जाना चाहता है, इसको लेकर के कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी आज डिस्कस करेंगे। आज का सेशन बहुत बेहतरीन होगा। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस और द चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो अभी तक मैंने क्या बताया? पार्चुरेशन मींस डिलीवरी, गिविंग बर्थ टू द बेबी। जेस्टेशन पीरियड 9 महीने का है, 9 मंथ्स का। 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर लेते हैं, पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा, तीसरा। आप 40 हफ्ते भी कह सकते हैं प्रेगनेंसी। जो फीमेल का लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड हुआ है उसमें 40 हफ्ते जोड़िए, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मिलेगी। ये 100% ट्रू नहीं है, राइट। ±2 वीक्स हो सकता है इसमें,
राइट जी। चलिए, और दूसरा आपने एक हल्की सी बात जानी कि ये फीटस है जो पार्चुरेशन को इनिशिएट कर रहा है। मदर तो नहीं चाहती कि वो उस बच्चे को बाहर आने दे। बायोलॉजिकली भी मदर का रोल नहीं है पार्चुरेशन में, इनिशिएट करने में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बैक चलते हैं स्टोरी में। आप देख पा रहे हैं कि एक विशाल काय एग सेल जो इस छोटे से स्पर्म सेल से कई सौ गुना बड़ा है, स्पर्म उसमें एंटर कर रहा है। स्पर्म की एंट्री फर्टिलाइजेशन कहलाती है। फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुआ है उसको हम कंसेप्शन कह देते हैं। जब हम कहते हैं ना फीमेल ने कंसीव कर लिया है तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया है। ठीक है, कंसेप्शन से पार्चुरेशन तक की ये पूरा सफर आज आप लोग मेरे साथ तय करने वाले हैं इस 1 घंटे में। चलिए जी, प्यारे प्यारे लाइक्स आपके आते रहने चाहिए और आपका टारगेट है 3000 लाइव वॉचिंग स्टूडेंट्स। शेयर कीजिए लेक्चर को आगे। सुनिए, एट द एंड ऑफ जेस्टेशन a typical uterus has grown from 7.5 centimeters in length and 30 to 40 grams in weight to, देखिए जी, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस का साइज मुर्गी के अंडे से थोड़ा सा बड़ा होता है। इस स्लाइड में ये लिखा है कि गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में ये यूट्रस इतना लार्ज कर गया, 7.5 सेंटीमीटर से लगभग 30 सेंटीमीटर लंबाई और लगभग 1 किलो 100 ग्राम उसका वजन, यूट्रस का वजन बढ़ जाता है। कई गुना कैपेसिटी यूट्रस की बढ़ जाती है। बच्चे के जन्म के बाद वो यूट्रस वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में 40 से 45 दिनों में आ जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल का अपना वजन 12 किलो के करीब बढ़ सकता है, 12 kgs। द यूट्रस में कंटेन 2 liters ऑफ फ्लूइड प्लस फीटस प्लेसेंटा, टोटल 6 से 7 किलो वजन फीमेल के उस यूट्रस का, प्लस यूट्रस में प्रेजेंट फ्लूइड लगभग 2 लीटर, प्लस बेबी प्लस प्लेसेंटा, ये 7 किलो वजन तो यूट्रस प्लस बेबी प्लस प्लेसेंटा प्लस फ्लूइड। बाकी मदर ने स्वयं अपने शरीर में कितना सारा फैट डिपॉजिट कर लिया होता है। आप जानते हैं ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे वजन जो है फीमेल का बढ़ जाता है 12 किलो के करीब। आगे बढ़ते हैं। This remarkable expansion occurs through the enlargement यानी hypertrophy of the existing cells। यूट्रस की वॉल में स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, उनका हाइपरट्रॉफी हो रहा है। दे आर इंक्रीजिंग इन साइज, दे आर नॉट इंक्रीजिंग इन नंबर। ध्यान रखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए जी, लगभग हमारे पास 2435 बच्चे हैं। हमारा टारगेट है आज का 3000 लाइव स्टूडेंट्स। आप ये टारगेट पूरा करेंगे। बेहतरीन एनिमेशंस, बेहतरीन वीडियोस, आपकी तरफ से जो रिस्पेक्ट है, जो ग्रेटिट्यूड है, वो इसी फॉर्म में आएगी कि आज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आपके डॉक्टर सचिन कपूर की ये तमन्ना है कि आपने आज जो है रिकॉर्ड तोड़ना है। हाँ जी, सागर पांडे, संतोष, ट्विंकल, नताशा, अनुभूति, रिया, विक्रम, मदन। चलिए जी, बीच बीच में आपके नाम भी लेता रहूंगा ताकि एक ऐसा माहौल बना रहे कि आप लोग मेरे सामने ही बैठे हैं। सब हजारों किलोमीटर की दूरी भी हमें लगनी नहीं चाहिए कि हम इतने दूर हैं। चलिए राजा बेटा, देखिए मेरे पीछे आप क्या देख पा रहे हैं। मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूज हुए फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। जब एक सिंगल स्पर्म एंटर करा था उस oocyte में, सेकेंडरी oocyte में, केवल स्पर्म की न्यूक्लियस चाहिए और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। स्पर्म की न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ। गौर से देखिए, मेल और फीमेल क्रोमोसोम्स। प्रोन्यूक्लियस, प्रोन्यूक्लियस क्या है? ऐसा न्यूक्लियस जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है। दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुए प्रोन्यूक्लियस करीब आ रहे हैं। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कमिंग क्लोज, इक्वेटोरियल प्लेट पे आके सेटल हो जाएंगे। जाइगोट नाम का एक सेल बन जाएगा, एक सिंगल सेल जिसने मिलियंस ऑफ सेल्स में परिवर्तित होकर के एक बेबी का रूप ले लेना है और अंततः उस बच्चे ने मदर के यूट्रस से बाहर आना है। ये पूरी जर्नी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बहुत बेहतरीन सेशन होगा, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। चलिए अब आपको मैं बताऊं, एक फॉल्स लेबर भी होती है, एक ट्रू लेबर। लेबर वर्ड LABOR, लेबर वर्ड हम पार्चुरेशन के लिए भी यूज कर लेते हैं। हम कहते हैं ना फीमेल को लेबर पेन्स हो रहे हैं। आई विल डिस्कस कि ये फॉल्स लेबर और ट्रू लेबर क्या है। देखिए जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती जाती है ना, लेटर स्टेजेस में कुछ फीमेल्स में
some women experience occasional spasm in the uterine muscles. उनको यूट्रस के मसल्स में एक अकड़न स्पैज्म महसूस होगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर नहीं है। जो ट्रू लेबर होता है ना, ट्रू लेबर पेन्स वो रेगुलर होंगी, उनकी एक फ्रीक्वेंसी होगा और वो एम्पलीट्यूड में बढ़ती जाएंगी। लेकिन फॉल्स लेबर पेन्स में अकड़न महसूस हुई यूट्रस में, कभी हो गई, फिर 5-6 घंटे नहीं हुई, एक दिन नहीं हुई, फिर महसूस हुई, तो वो फॉल्स लेबर होता है। सच कॉन्ट्रैक्शंस दे आर कॉल्ड फॉल्स लेबर, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं। ये जो फॉल्स लेबर होता है ना, पेन इज फेल्ट इन द एब्डोमेन एट इररेगुलर इंटरवल्स, बट it does not intensify and walking does not alter it significantly. राइट जी? फॉल्स लेबर वाली पेन्स इरेगुलर हैं और वो बढ़ती नहीं है एम्पलीट्यूड में, और चलने से जब मदर को आप कहेंगे एज अ डॉक्टर कि आप चलिए थोड़ा देर और देखिए कि क्या ये दर्द, क्या ये लेबर आप में चेंज हो रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता है उसमें। और ना ही इसमें सर्वाइकल डायलेशन हुआ है। सर्विक्स का डायलेट होना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट साइन होता है। हम पढ़ेंगे सर्विक्स यूट्रस का नीचे का हिस्सा है जो कि एक्सपेंड कर जाता है 10 सेंटीमीटर तक। तो फॉल्स लेबर में सर्विक्स जो है, सर्विक्स एक्सपेंड नहीं करता। ट्रू लेबर पेन्स क्या होते हैं? ट्रू लेबर पेन बिगिंस विद बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल फैक्टर्स विच रीच अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जब ट्रू लेबर पेन्स होंगे तो जो दर्द उस समय होगा, जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन है, किसमें है? यूट्रस के मसल्स में। यूट्रस के मसल को मायोमेट्रियम कहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में बढ़ते जाते हैं। राइट जी? मल्टीपल फैक्टर्स है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ध्यान से देखिएगा, ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर को कैसे डिस्टिंग्विश करा। ट्रू लेबर बिगिंस व्हेन यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन अकर एट रेगुलर इंटरवल्स एंड दे प्रोड्यूस पेन। रेगुलर इंटरवल्स होंगे। जो डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, या जो भी उस समय नर्स, हेल्थ वर्कर मौजूद हैं, वो पेशेंट से कह देंगे कि आप महसूस कीजिए और ध्यान रखिए, गिनिए कि कितनी बार आपको ये कॉन्ट्रैक्शन ऐसे महसूस हो रहे हैं और क्या पेन हो रहा है उसके साथ। और जो मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ ट्रू लेबर है, दैट इज डायलेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स क्या है बेटा? मान लीजिए ये यूट्रस है, ये यूट्रस का नीचे का हिस्सा है, ये सर्विक्स जो कि प्रेगनेंसी से पहले एक छोटे से पॉइंट जितना रीजन था, अब इसने एक्सपेंड होके 10 सेंटीमीटर तक फैलना है। तो ट्रू लेबर में सर्विक्स डायलेट होता है एंड देयर इज अ शो वर्ड का मतलब यह है कि वहां से म्यूकस या ब्लड कंटेनिंग म्यूकस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा सर्विकल कैनाल में। क्लियर है जी इतना? राइट? सो आगे की स्टेजेस भी हम पढ़ेंगे कि ट्रू लेबर कैसे कंटिन्यू हो जाएगा इनटू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी। एक बार स्टोरी में फिर से वापस ले चलता हूं। स्पर्मेटोजोआ ने ओवा को फर्टिलाइज करा, एक सिंगल सेल जाइगोट बना। वो सिंगल सेल जाइगोट 30 घंटे तक एज इट इज पड़ा रहा। देखिए कैसे 30 घंटे में फिर पहला डिवीजन कंप्लीट हुआ और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 2 ब्लास्टोमियर्स बने। ये डिवाइडिंग जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। 2 से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज को हम मोरुला कहते हैं। धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर यूट्रस में पहुंचेगा, ब्लास्टुला बना। उस ब्लास्टुला ने यूट्रस की वॉल के साथ अटैचमेंट किया, इंप्लांटेशन हुआ था। राइट? और अब समय आ चुका है कि 9 महीने कंप्लीट हो गए और कंसेप्शन से ऑनवर्ड्स ये आगे डिलीवर होने जा रहा है। ट्विंस कैसे बनते हैं ये भी आपको बताऊंगा। आइडेंटिकल ट्विंस, ट्रिपलेट्स, मोनोजाइगोटिक, डायजाइगोटिक ट्विंस, कॉन्जॉइंट ट्विंस, सियामीज ट्विंस, सारी बेहतरीन बातें इस सेशन में आप जानेंगे। जल्दी से लाइक्स का नंबर भी बढ़ाइए जी साथ के साथ, और ज्यादा लोगों को जोड़िए। हमारा टारगेट 3000 स्टूडेंट्स का है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की ये कुछ स्टेजेस देखिए। आपने जाना था मोरुला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में 3 जर्म लेयर्स बनी थी, एक्टोडम, मेसोडम, एंडोडम। एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग इन्वोल्यूशन कैसे हो रहा है आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए कि अब ये मास ऑफ सेल्स एक भ्रूण का रूप लेता जा रहा है। धीरे धीरे प्रेगनेंसी एडवांस होती जाएगी। याद है आपको, बच्चे का दिल धड़कना शुरू कर देता है प्रेगनेंसी के पहले महीने में ही,
क्योंकि वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है। कोई पंपिंग डिवाइस होनी चाहिए जो शरीर के सभी सेल्स तक न्यूट्रिशन पहुंचाए। राइट जी। चलिए इधर देखिए, बच्चे का ये धड़कता हुआ नाजुक सा दिल शायद आपको दिखा हो इसमें, और ये भ्रूण धीरे धीरे शेप लेता जा रहा है एक ह्यूमन एम्ब्रियो की। नर्वस सिस्टम इज द फर्स्ट टू डेवलप इन एन एम्ब्रियो। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द लास्ट टू डेवलप। सबसे पहले बच्चे का नर्वस सिस्टम बनता है, सबसे लास्ट बच्चे का रेस्पिरेटरी। हम जानेंगे कि जो प्री मैच्योर लेबर हो जाता है, जो बच्चे 9 महीने से पहले डिलीवर हो जाते हैं, उनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। राइट जी। चलिए एक बार मैं स्क्रीन पर नजर डालता हूं। आयान, तुषार, नताशा, पल्लवी, जेबा, जितने भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है इस बेहतरीन सी प्रोसेस को जानने के लिए, जिसे आज तक भी शायद हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। उस प्रकृति ने, उस नेचर ने, उस परमात्मा ने कई भेद ऐसे रखे हैं जिनका खुलासा हम अभी भी नहीं कर पाए हैं। आज तक हम आर्टिफिशियल यूट्रस नहीं बना पाए हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा है, आईवीएफ। आईवीएफ क्या है? मेल बॉडी से स्पर्म लिए, फीमेल बॉडी से ओवा लिया, एक कल्चर मीडियम में दोनों को मिला दिया और उससे फर्टिलाइजेशन हो गया। परंतु हम ऐसा नहीं कर पाए अभी तक कि उस भ्रूण को मदर के शरीर से बाहर ही किसी आर्टिफिशियल यूट्रस में डेवलप करा पाए हो। नहीं, जो एनवायरमेंट नेचुरली मदर के यूट्रस में है वो कहीं पर भी नहीं बन सकता। अभी तक प्रकृति के इस भेद को हम नहीं समझ पाए हैं। Till now we have not been able to find out a place artificially where we can implant that embryo and make it grow into a baby. इंशाल्लाह आप आगे जाकर के बेहतरीन डॉक्टर्स बनिए, एंड्रोलॉजिस्ट बनिए, एम्ब्रियोलॉजिस्ट बनेंगे, आप बेहतरीन रिसर्च करेंगे तो शायद आप ऐसा कुछ ढूंढ पाए। मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं। ज्यादा लोगों को जोड़ते रहिए, सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। आपको माइथोलॉजिकल स्टोरी भी सुनाऊंगा जो कभी मुझे मेरी ग्रैंड मदर ने सुनाई थी कि क्यों पार्चुरिशन होता है। वो बच्चा परमात्मा से क्या प्रे करता है कि गॉड लेट मी कम आउट ऑफ दिस प्लेस। राइट, हम डिस्कस करेंगे इस बेहतरीन स्टोरी को भी। आप टारगेट पूरा कीजिए जल्दी से। वी वांट 3000 स्टूडेंट्स लाइव वाचिंग दिस सेशन। चलिए जी, मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरिशन देखते हैं। एनसीईआरटी का क्या कहना है भाई, साथ साथ एनसीईआरटी की लाइंस भी जरूरी हैं। पार्चुरिशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। सेंटेंस रट लीजिए, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म मतलब नर्वस सिस्टम का भी रोल है, एंडोक्राइन का भी रोल है। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन्स का भी रोल है। नाउ ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा हुआ है। राइट जी। सब लोग जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, कई टीचर्स भी हो सकते हैं, इस समय कई पेरेंट्स भी मुझे देख रहे होंगे, आप सबका तहे दिल से स्वागत है। अच्छी शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए। राइट, तो ज्यादा लोगों को लिंक शेयर कर देंगे और मजा आएगा। आई वॉन्ट 3000 पीपल वॉचिंग मी लाइव राइट नाउ। मेरे गुरुजनों के द्वारा दी गई शिक्षा मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं आज। यह क्वेश्चन नीट में पूछा गया, सिग्नल्स फॉर पार्चुरिशन ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेट होते हैं, दोनों ध्यान रखिएगा। फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, तो फीटस और प्लेसेंटा दोनों मिल करके सिग्नल ओरिजिनेट करते हैं। मदर का योगदान नहीं है इसमें। मदर बहुत ही इनोसेंट है। मदर के अंदर डेवलप होने वाला ये फीटस एक पैरासाइट के साथ कंपेयर किया जा सकता है। मदर से न्यूट्रिशन ले रहा है, मदर से ऑक्सीजन ले रहा है, मदर के शरीर में मैकेनिकल बर्डन है। फीटस के हेमोग्लोबिन की एफिनिटी मदर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। मदर के हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन छीन लेगा, उसे यह परवाह नहीं है कि मदर को क्या होगा। उसे ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए। मदर की हड्डियों का कैल्शियम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यदि वो अपनी न्यूट्रिशन की परवाह नहीं करती है तो उसके शरीर को एक तरह से फीटस उसकी सारी न्यूट्रिशन लेता जा रहा है। और एक दिन उसे एहसास होता है फीटस को दैट नाउ आई शुड डू समथिंग, दैट आई वांट टू कम आउट ऑफ द मदर्स बॉडी। तो फीटस एंड प्लेसेंटा मिलकर के ये करते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्शंस उस समय यूट्रस में होनी है, दैट इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट। किस हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है यह भी ध्यान रखना है आपने। ऑक्सीटोसिन, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। मैटरनल पिट्यूटरी वर्ड लिखा हुआ है,
ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा। ये क्वेश्चन पूछते हैं नूर फातिमा, विवेक, विश्वास, रूपम, जेबा, विक्रम, मदन, रुद्रा। क्लियर हो रहा है जी सबको? आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग द सेशन एंड आई वांट यू पीपल टू हैव more and more likes on the video also, and let's quickly make the number of students 3000. चलिए जी, सुनिए अब ये मैकेनिज्म कैसे गहरा होते जा रहा है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती जा रही है, द फीटस इज रोटेटिंग। बच्चे के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड है। बच्चे का सिर सबसे भारी है, हेड का डायमीटर सबसे ज्यादा है, तो हेड घूम के नीचे की तरफ आ जाता है। सर्विक्स पे अपने आप को हेड पोजीशन कर लेता है। सर्विक्स के स्ट्रेच रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। जब सर्विक्स के स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज हाइपोथैलेमस को जाता है, मदर के हाइपोथैलेमस को। आप जानते हैं हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाता है। सो ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से बन के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स तक पहुंचता है और स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ध्यान रखना, यूट्रस में स्मूथ मसल्स हैं, राइट? ये कॉन्ट्रैक्शंस धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी में और एम्पलीट्यूड में बढ़ते जाएंगे एंड फाइनली बेबी जो है बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा। लेकिन इसमें अलग अलग स्टेजेस आएंगे अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार जब ट्रू लेबर का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मैंने कहा कि बच्चे का सिर, बच्चा घूम रहा है, यूट्रस में स्टेशनरी नहीं है, बच्चे के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड है। आप इस स्लाइड में भी देख पा रहे हैं जो मेरे पीछे इस समय, अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के नेवल के साथ जुड़ी है। कई बार कॉर्ड बच्चे की गर्दन के चारों तरफ भी रैप हो सकती है, बच्चे के हाथों की तरफ, बच्चे के शोल्डर की तरफ। जब आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे तो बहुत सारी बातें हमें उसमें पता चल जाती हैं। तो अकॉर्डिंगली हम प्लान कर लेते हैं कि क्या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होनी चाहिए या सिजेरियन सेक्शन होना चाहिए। आज आपको सिजेरियन से रिलेटेड कुछ सर्जरीज भी दिखाने वाला हूं। सी सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन कहते हैं, सादी भाषा में हम कह देते हैं कि ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है। किन हालातों में हमें डिसाइड करना पड़ता है सिजेरियन, ये भी डिस्कस करेंगे। तो सुनिए, बच्चा रोटेट करके जब यूट्रस के सर्विक्स पे आके उसका हेड एडजस्ट होता है, सर्विक्स के स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, वो न्यूरॉन्स के थ्रू हाइपोथैलेमस को मैसेज देते हैं। हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हुआ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ, यूट्रस के मसल पे एक्ट करा। कई बार क्या होता है कि जब एंड स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी आ जाती है तब भी हमें कोई लेबर का साइन नहीं मिलता, ऑनसेट ऑफ लेबर नहीं हुआ, तो एज अ डॉक्टर, एज एन एक्सपीरियंस डॉक्टर आप अल्ट्रासाउंड करेंगे और आप देखेंगे कि भाई अब प्रेगनेंसी फुल टर्म हो चुकी है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी कम होने लगा है, ज्यादा दिनों तक इस चीज को ऐसे नहीं चलने दे सकते, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो आप पेशेंट से कहेंगे कि भाई आप हॉस्पिटल एडमिट हो जाइए, हम आपको जो ऑक्सीटोसिन है इंजेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, टू हास्टन द लेबर और टू फास्टन द लेबर, या जिस फीमेल में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं मिल रहे, कौन सा हार्मोन इंजेक्ट करेंगे? ऑक्सीटोसिन, राइट जी, वी गिव ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एक बार यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बच्चे के सिर पे दबाव पड़ा, सिर ने दोबारा सर्विक्स पे जो है स्ट्रेच रिसेप्टर को स्टिमुलेट करा, दोबारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो ये एक साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऐसा बनता जाता है जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में बढ़ता जाता है एंड फाइनली द बेबी इज एक्सपेल्ड आउट। क्लियर है जी? रोशनी, विक्रम, यहां पे मैंने आपको यह बात भी बता दी कौन सा हार्मोन आर्टिफिशियली इंजेक्ट करना है पेशेंट में, ऑक्सीटोसिन। आज आपको पूरी फीलिंग आकर के रहेगी एक डॉक्टर वाली जी। बस आपने एक ड्रीम पूरा करना है, ज्यादा बच्चों को यह लिंक शेयर करना है एंड बेहतरीन सर्जरी जो भी आने वाली है वो भी देखते हैं। जानते हैं जी लेबर को डिफाइन कैसे करते हैं? प्रोसेस बाय विच फीटस इज एक्सपेल्ड फ्रॉम यूट्रस, इसी को गिविंग बर्थ भी कहते हैं। तो लेबर और पार्चुरेशन, गिविंग बर्थ सिनोनिमस हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक हार्मोन का लेवल कम करना जरूरी है एंड दैट हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा से आ रहा है। भाई प्रोजेस्टेरोन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहा, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन लाना होगा, ऑक्सीटोसिन का लेवल अप करना होगा। फीटस बड़ा चालाक स्ट्रक्चर है, फीटस इज वेरी क्लेवर। प्लेसेंटा के साथ मिल करके एक ऐसा मैकेनिज्म इनिशिएट कर देगा कि मदर का प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन, ऑक्सीटोसिन लेवल अप। राइट जी, देखते हैं कि क्या करने जा रहा है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहता है कि भाई मैं CRH हार्मोन रिलीज करूंगा,
कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाया प्लेसेंटा ने। ये हार्मोन फीटस की पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करा, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द फीटस पे एक्ट करके उसने बनाया ACTH। मैकेनिज्म ध्यान रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आप MBBS में भी मुझे याद करेंगे कि सचिन सर ने इतने बेहतरीन तरीके से आई एम सॉरी इतने बेहतरीन तरीके से ये मैकेनिज्म हमें बताया है कि अब हम कभी नहीं भूलेंगे। प्लेसेंटा ने कहा कि भाई बेबी, मैं तुम्हें बाहर निकालने में मदद करूंगा, आधा काम तुम करो, आधा काम मैं करूंगा। प्लेसेंटा ने CRH बनाया, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पढ़ा है आपने की। वो फीटस की पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करा। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द फीटस ने ACTH बनाया, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। फुल फॉर्म याद रखिए, नीट में पूछते हैं। ACTH ने फीटस की ही एड्रीनल ग्लैंड से कहा कि तुम कॉर्टिसोल बनाओ एंड DHEA डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन बनाओ। राइट जी। फीटस की एड्रीनल ग्लैंड ने कॉर्टिसोल जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और DHEA दो हार्मोन्स बनाए। प्लेसेंटा ने DHEA को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करा। देखिए कितना ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन है प्लेसेंटा का और फीटस का। ठीक है जी। ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया फीमेल में। जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा तो ईस्ट्रोजन ने नंबर ऑफ रिसेप्टर्स फॉर ऑक्सीटोसिन बढ़ा दिए। देखिए बेटा, यूट्रस के मसल्स पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन को एक्ट करवाना है, लेकिन ऑक्सीटोसिन के लिए रिसेप्टर्स कहां से आएंगे? ईस्ट्रोजन वो रिसेप्टर्स बनवाएगा। राइट जी। ईस्ट्रोजन ने जब रिसेप्टर्स बनवा दिए तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जाके उस पे एक्ट करेगा। एक दूसरा काम भी ईस्ट्रोजन कर रहा है, वो क्या है? देखिए जी, ऑक्सीटोसिन रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। ये तो हो गया। ईस्ट्रोजन ने कहा कि प्लेसेंटा भाई तुम प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बनाओ। वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्ले कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे सीमेन डिपॉजिट होता है वेजाइना में, सेमिनल फ्लूइड में भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो कि यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस करके एक सकिंग एक्शन क्रिएट करते हैं स्पर्म्स को ऊपर ले जाने के लिए। यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स अब यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे और बेबी को बाहर रिलीज करवाएंगे। ईस्ट्रोजन के कारण प्लेसेंटा ने प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाए। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने क्या करा? प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स विच डाइजेस्ट कोलेजन फाइबर्स, और उन कोलेजन फाइबर्स की डाइजेशन के कारण सर्विक्स सॉफ्ट हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन ने एंजाइम बनाए, एंजाइम्स ने कोलेजन को डाइजेस्ट करवाया। अच्छा, आपने कभी ये सुना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप सुनते होंगे कि प्रेग्नेंट फीमेल को पपीता नहीं खाना चाहिए, पपाया एंड पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए। हैव यू हर्ड ऑफ दिस थिंग? हाउ मेनी ऑफ यू नो द साइंटिफिक रीजन कि ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, पपाया में पपेन एंजाइम है और जो पाइनएप्पल है ब्रोमिलिन एंजाइम है। ये दोनों ही टेंडराइजर्स हैं, सॉफ्टनर्स हैं। आपने कभी देखा है कि कच्चा मीट आप ला करके, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, उसमें कच्चा पपीता मिला दीजिए, उसका पपेन एंजाइम उस मीट को श्रेड कर देता है, मतलब वो डाइजेस्ट कर जाता है, कुछ प्रोटीन्स को सॉफ्ट कर देता है चीज को। तो यही कारण होता है कि पपीता या फिर जो पाइनएप्पल है वो इसलिए नहीं खाया जाता या अवॉइड करते हैं, मिसकैरेज के चांसेस ना बढ़ जाए कहीं। दैट इज द साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग कि वो सर्विक्स को सॉफ्ट कर देगा। बिकॉज पार्चुरेशन में क्या हो रहा है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन रहे हैं वो ऐसे एंजाइम्स बना रहे हैं जो कोलेजन फाइबर को डाइजेस्ट करेंगे, सर्विक्स को सॉफ्ट कर देंगे। अब आप स्क्रीन पे मेरे पीछे देखिए जरा। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से मजा आ रहा है। 2800 स्टूडेंट्स वाचिंग। कम ऑन, लेट्स इंक्रीज दिस नंबर। हाँ जी, लाइक्स भी उतने ज्यादा होने चाहिए। आप इधर देखिए, बच्चे के सिर को ध्यान से देखिए, पीछे जो आप देख पा रहे हैं। अभी तक हमने जाना प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन आया। फीटस ने जो हार्मोन्स बनाए थे उन्होंने मदर के प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के सिंथेसिस, सिक्रीशन और एक्शन के साथ इंटरफेयर करा। मदर का प्रोजेस्टेरॉन डाउन आया, यूट्रस में हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन हुए। प्रोजेस्टेरॉन डाउन, ऑक्सीटोसिन अप। देखो कितना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म हो रहा है। ऐसा हार्मोन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाता है, प्रोजेस्टेरॉन, उसका लेवल डाउन आ रहा है। ऐसा हार्मोन जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ऑक्सीटोसिन, उसका लेवल अप आ रहा है, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बच्चे का सिर जो है, हेड जो है, दैट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू कम आउट। कैन यू टेल मी व्हाई? आई टोल्ड यू, हेड हैज मैक्सिमम डायमीटर। हमारे अभी तो कंधे चौड़े हैं ना, ऐसे आप देखेंगे तो कंधे ज्यादा है। बेबी जो है वो इस तरह से होता है मदर के यूट्रस में, राइट। तो उसके शोल्डर्स कम है और हेड ज्यादा है।
सिर की जो हड्डियां हैं, क्रेनियल बोन्स, आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबी, कभी गोद में उठाया आपने बच्चा न्यूबॉर्न बेबी, उसका माथा यहां से सिर बड़ा सॉफ्ट होता है, यहां से इधर से किनारों से, सादी भाषा में हम कहते हैं जी बच्चे का तालू बड़ा सॉफ्ट है। क्यों? क्योंकि क्रेनियम की जो बोन्स हैं, इनको ये जो मेम्ब्रेनस बोन्स है, सॉफ्ट हड्डियां हैं, डेलिकेट मेम्ब्रेन्स होती हैं, धीरे धीरे ये हड्डी सॉलिड होती है। आप देखेंगे क्रेनियल बोन्स के बीच में गैप है। राजा बेटा क्या आप जानते हैं इस गैप को क्या कहते हैं? सुनिए ध्यान से, इस गैप को कहते हैं फॉन्टेनल्स। फॉन्टेनल्स, राइट जी? सो व्हाट आर फॉन्टेनल्स? फॉन्टेनल्स आर द गैप्स और द डेलिकेट एरियाज कह देते हैं, वो हिस्सा जहां पे हड्डी सॉलिड नहीं हुई है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये रहा फॉन्टेनल, देयर इज एंटीरियर फॉन्टेनल, एंटीरियो लेटरल, पोस्टीरियर लेटरल। ये सब फॉन्टेनल्स क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चे का सिर जब मदर के यूट्रस से बाहर आएगा, सो ये स्लाइट गैप जो है, दे आर गोइंग टू परमिट द स्लाइडिंग ऑफ द बोन्स। सिर की हड्डियां स्लाइड कर पाए। अगर सिर इतना सख्त होगा तो मदर की उस रिप्रोडक्टिव ट्रैक के पैसेज के थ्रू से बाहर नहीं आ पाएगा। और दूसरा रीजन क्या है, ध्यान से सुनिए। सेकेंड रीजन इज कि जब बच्चा पैदा होगा, अगर उसका सिर पहले से ही सख्त हुआ, हड्डियां मजबूत हुई, सख्त हुई, तो बच्चे का ब्रेन ग्रो नहीं कर पाएगा ना। जन्म के बाद दिमाग ने भी तो बड़ा होना है। We are 2,913 students. That's really wonderful. I just love it. Let's make it 3,000. Come on, quickly. जितने भी लोग नए जुड़े हैं, जल्दी से ये संख्या 3,000 कर दीजिए। आज की सर्जरीज और भी बेहतर होने वाली हैं। आज की क्लास तो आपका मन नहीं करेगा छोड़ने का। You are going to enjoy it. So, इस स्लाइड में आपने देखा कि बच्चे का सिर बाहर आ रहा है जी। सिर की हड्डियां सॉफ्ट हैं, डेलिकेट हैं, सॉफ्ट मेम्ब्रेन से बनी हैं, उनके बीच में गैप है। वो इसलिए जरूरी है कि सिर जब बाहर आए तो हड्डियां स्लाइड कर सके। बच्चे के जन्म के बाद तालू जो सॉफ्ट है वो धीरे धीरे हार्ड होगा। आपने छोटे बच्चे का पिल्लो देखा है, कितना सॉफ्ट होता है, गोल सा, उसी में सिर रखना है। क्यों? क्योंकि सिर की हड्डियां नाजुक है। अगर आपने बच्चे का सिर बच्चे को लिटा दिया ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, तो सिर की शेप डिफॉर्म हो जाएगी। गांव देहात में आपने देखा क्या करते हैं? गांव देहात में क्या होता है कि सरसों लेते हैं, एक पोटली में डाल देते हैं। बहुत से बच्चों को ये बात पता होगी। सरसों लेकर के एक पोटली में उसमें बच्चे का सिर रखते हैं ऐसे, ताकि सिर जो है एक अच्छी सी गोल शेप ले ले। सिर की हड्डियां बड़ी नाजुक है, धीरे धीरे हार्ड होंगी। जब बच्चा लगभग 1.5-2 साल का हो जाता है, तब उसके सारे फॉन्टेनल्स जो है वो कंप्लीटली ऑसिफाई होते हैं। आगे देखते हैं जी, कंट्रोल ऑफ द लेबर कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन मायोमेट्रियम, दे फोर्स द बेबीज हेड टुवर्ड्स द सर्विक्स और सर्विक्स करा डायलेट। इस आप स्लाइड में डायग्राम में देखिए, बच्चे का सिर जो है वो बाहर आ रहा है। सर्विक्स के स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए हैं, नर्व इंपल्सेस हाइपोथैलेमस तक पहुंची हैं, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ा है, ऑक्सीटोसिन यूट्रस के मायोमेट्रियम पे एक्ट करा है। एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट जी? और फाइनली ये कॉन्ट्रैक्शंस इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि द एंटायर बेबी इज एक्सपेल्ड आउट। यूट्रस की ये कॉन्ट्रैक्शंस वेव्स में होती हैं, जैसे पेरिस्टाल्सिस होता है ना जीआई ट्रैक्ट में। ये नहीं कि लगातार होता रहेगा। हम कहते हैं ना, एक बार दर्द उठा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर दोबारा दर्द हुआ। और ये कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस के, दे स्टार्ट एट द टॉप ऑफ द यूट्रस एंड दे मूव डाउनवर्ड्स। सपोज हम यूट्रस को ऐसे बना देते हैं जी, सो ऊपर से शुरू होके ये कॉन्ट्रैक्शंस नीचे को आते हैं, क्योंकि बेबी को बाहर की तरफ एक्सपेल करना है। अब और भी बेहतरीन बातें आने वाली हैं जी। स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन, सुनिएगा। राहुल गुज्जर, विजयपाल, अजीत, तुषार, विक्रमादित्य, सायली, शिवानी, मदन, ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलेगी आपको और कहीं नहीं। जिन्होंने स्वयं ये ज्ञान बेहतरीन गुरुजनों से हायर डिग्रीज तक अर्जित करा है, वही आप तक ये ज्ञान पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज मैं भी कह सकता था, अरे एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी नींव मजबूत करनी है, सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप करना है, राइट? सब्जेक्ट को बोरिंग नहीं बनाना है, इसीलिए ये सब चीजें आपको बता रहा हूं। स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन, डायलेशन स्टेज, एक्सपल्शन स्टेज, प्लेसेंटल स्टेज। जल्दी से हम देखते हैं जी, डायलेशन स्टेज क्या है। डायलेशन स्टेज में क्या होता है? सर्विक्स डायलेट करा लगभग 10 सेंटीमीटर, एमनियोटिक फ्लूइड एक्सपेल आउट हो जाता है। बच्चे को जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन कवर कर रही है ना, वो अपने आप फट जाती है। हम उसे लोकल लैंग्वेज में क्या देते हैं जी, रप्चरिंग ऑफ द बैग ऑफ वाटर्स, या पानी की थैली फट गई है, या तो वो अपने आप रप्चर कर जाती है, नहीं तो डॉक्टर, हेल्थ वर्कर और द नर्स
वो मैनुअली उसे रप्चर कर देते हैं ताकि एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाए। इसी को डायलेशन कहते हैं। लगभग 1 लीटर 1.5 लीटर के करीब एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बाहर आता है। एमनियोटिक फ्लूइड के बाहर आने का क्या फायदा है, ध्यान से देखिए। इस वीडियो एनिमेशन के जरिए आपको दिखाया गया है, सर्विक्स फैल रहा है, बच्चे का सिर आगे बढ़ रहा है और आप देखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आया है, राइट। अगर तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन अपने आप रप्चर हो जाए, वेल एंड गुड। अगर अपने आप रप्चर नहीं होती तो हम उसे आर्टिफिशियली रप्चर करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के बाहर आने का फायदा है, इट लुब्रिकेट्स द पैसेज, ताकि बेबी आसानी से स्लाइड आउट कर सके, राइट जी। डायलेशन स्टेज कितने समय तक रह सकती है? इट कैन लास्ट फॉर 6 to 12 आवर्स, 6 से 12 घंटे तक लग सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बेबी डिलीवर करने की इस टोटल प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है। भाई ये वेरी कर सकता है। कुछ फीमेल्स में ये चंद मिनटों में हो सकता है कि भाई लेबर पेन्स शुरू हुए, बेबी डिलीवर्ड आउट। कुछ फीमेल्स में ये टोटल प्रक्रिया 1 दिन 1.5 दिन तक भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या पहले कभी कोई बेबी डिलीवर करा है उसने। शी इज अ नली पैरा और शी इज अ मल्टी पैरा। नली पैरा एक ऐसी फीमेल जिसने अभी तक एक भी बेबी डिलीवर नहीं करा है, वो नली पैरा है। मल्टी पैरा वो फीमेल होती है बेटा जिसका एक या एक से ज्यादा बेबीज ऑलरेडी है। चलो सुनो, डायलेशन स्टेज 6 से 12 घंटे लगते हैं। रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस होता रहेगा। रप्चरिंग ऑफ द एमनियोटिक सैक, अगर अपने आप रप्चर ना हो तो करना पड़ता है। 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन आपको मिल जाता है इसमें। क्लियर है जी। नाउ अब सुनिएगा, लेट इन दिस स्टेज द एमनियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन रप्चर्स। एमनियोकोरियोनिक, बच्चे के चारों तरफ एमनियन है, कोरियन है, ये रप्चर कर जाता है और इसको कहते हैं हैविंग वंस वाटर ब्रेक। लोकल लैंग्वेज में हम क्या देते हैं, रप्चरिंग ऑफ द बैग ऑफ वाटर्स और हैविंग वंस वाटर ब्रेक। इफ द एमनियोटिक सैक डज नॉट रप्चर स्पॉन्टेनियसली, इट इज रप्चर्ड इंटेंशनली। कई बार कुछ केसेस में ये हो जाता है बेटा कि ये काफी समय पहले अपने आप रप्चर हो गया, अभी हमें एक्चुअल में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं मिले, लेकिन वो रप्चर कर गया, तो इंफेक्शन के चांसेस भी हो जाते हैं। हमें लगता है कि भाई बाहर से इंफेक्शन बच्चे तक पहुंच सकता है, तो उस केस में हमें आर्टिफिशियली लेबर इंड्यूस करनी पड़ जाती है ताकि बच्चा डिलीवर आउट हो सके, राइट जी। लाइक दबाते रहिएगा वीडियो का, आगे बहुत सारी सर्जरीज भी आने वाली हैं, देखेंगे अभी। इफ द रप्चरिंग अकर्स बिफोर द इवेंट ऑफ डायलेशन, अभी प्रॉपर डायलेशन नहीं हुआ, एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर कर गई और फीटस इसमें रिस्क भी हो सकता है। इट कैन पुट द फीटस एट रिस्क। रिस्क इज सफिशिएंटली ग्रेट, अगर रिस्क ज्यादा है सो एक्सपर्ट डॉक्टर एडवाइस कर देंगे कि हमें लेबर इंड्यूस कर देना है। ये हो गया जी डायलेशन स्टेज। उसके बाद आता है एक्सपल्शन स्टेज। यूट्रस की स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस, विगरस कॉन्ट्रैक्शंस, दे आर गोइंग टू डिलीवर द बेबी आउट। बच्चा डिलीवर हो गया, हेड इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू कम आउट, और अगर हेड जो है वो पहला स्ट्रक्चर नहीं है बाहर आने वाला, वो हमें अल्ट्रासाउंड से पहले पता चल जाता है कि हेड इज नॉट द प्रेजेंटिंग पार्ट, तो ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा, हम पेशेंट को आप पहले से ही एडवाइस कर देंगे कि भाई हो सकता है कि हमें सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करना पड़े। सिजेरियन के लिए मानसिक रूप से पेशेंट को हम तैयार करते हैं। मैं आपको भी सिजेरियन का भी एक सर्जरी दिखाता हूं, डरिएगा नहीं, और मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप इस संख्या को 3000 कर दीजिए। आज का हमारा टारगेट जो है 3000 का पूरा होने वाला है। कम ऑन क्विकली, वी आर जस्ट फ्यू स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम 3000। सुनो, एक्सपल्शन स्टेज में जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं 2 to 3 मिनट इंटरवल पे है और 1 मिनट तक चल सकती हैं, और ये एक्सपल्शन तब तक कंटिन्यू है जब तक बेबी वेजाइना के थ्रू बाहर नहीं आया। कई केसेस में ये 2 घंटे तक भी चल सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स एज एन एक्सपर्ट डॉक्टर आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका पेशेंट इतनी देर तक वो पेन सहता रहे, राइट जी। नाउ एक बात आपको बता दूं, हम नॉर्मल डिलीवरी जब करते हैं तो उसमें एनेस्थीसिया नहीं देते, आप लोगों को पता है ये बात। हम नॉर्मल डिलीवरी में पेशेंट को बेहोश नहीं करते हैं। आप सोच रहे होंगे इतनी दर्दनाक प्रोसेस है, इतना पेनफुल प्रोसीजर है, तो हम मदर को एनेस्थीसिया क्यों नहीं दे देते। सुनिए, यदि आप मदर को बेहोशी वाली दवाई देंगे तो वो ड्रग, वो मेडिसिन प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच जाएगी। बच्चे तक जब वो ड्रग पहुंचेगी तो आप खुद ही सोचिए, जितना वॉल्यूम ऑफ ड्रग मदर को बेहोश करने के लिए काफी है, वो बच्चे के लिए मृत्यु का कारण बन सकता है। वेरी गुड जी, वी हैव क्रॉस द नंबर ऑफ 3000 लाइव वॉचिंग स्टूडेंट्स, दैट्स वंडरफुल। अब मैं दिखाने वाला हूं बेहतरीन सर्जरीज
एंड आप एंजॉय करेंगे उसे। आप एक बात समझ गए कि नॉर्मल डिलीवरी में हम कभी भी एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया। मदर की बेहोशी की दवाई प्लेसेंटा क्रॉस करी बच्चे तक चली जाएगी, बच्चा जो है डेड हो सकता है, लेकिन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है आजकल। भाई देयर आर सम फीमेल्स हु वॉलंटरीली ऑप्ट फॉर दिस। आजकल तो वॉलंटरी लोग सिजेरियन भी करवाना चाहते हैं। क्यों करवाना चाहते हैं? दे फील कि भाई इतनी लेबरस प्रोसेस, इतनी जो है पेनफुल प्रोसेस से हमें नहीं गुजरना है, तो डॉक्टर के साथ सहमति के साथ सिजेरियन करवाया जाता है। सिजेरियन में जो है हमें, बिकॉज इट्स अ मेजर सर्जरी, तो सिजेरियन में हमें पेशेंट को एनेस्थीसिया देना पड़ता है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, हम कहते हैं ना कमर में, पीठ में पीछे इंजेक्शन लगाया है, तो स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ जो एपिड्यूरल स्पेस होती है उसमें बड़ी मोटी नीडल होती है, वो थिक होती है। सिजेरियन में जब एनेस्थीसिया देते हैं तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद होते हैं वहां पे, वो नीडल थिक होती है, तो भाई अगर स्पाइनल कॉर्ड को टच कर जाए, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करे तो बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। बट द डॉक्टर्स आर एक्सपर्ट एंड ऑफ कोर्स बच्चे कह रहे हैं, शुभम कह रहे हैं जी हैट्स ऑफ टू द मदर, सैल्यूट टू द मदर। हर उस मां को, हर उस मदर को सैल्यूट है जिसने इस प्रक्रिया को सह करके जीवन का निर्माण करा है इस सृष्टि में जो हमें लेकर के आई। राइट जी, सो सिजेरियन भी अभी दिखाने वाला हूं आपको। इस स्लाइड में देखिए, द बेबी इज कमिंग आउट एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसको दो जगहों में बांध के फिर काट दिया जाता है बीच में से। सम पार्ट ऑफ द कॉर्ड रिमेन्स अटैच्ड टू द नेवल ऑफ द बेबी। नाभि से कॉर्ड का एक हिस्सा जुड़ा रह जाता है। आजकल कॉर्ड ब्लड सेविंग भी चला हुआ है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड है ना, उसमें स्टेम सेल्स होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे अभी। सुनिए, एक्सपल्शन स्टेज का जिक्र करा, मैंने कहा थी कई बार कॉम्प्लिकेशन होता है कि बच्चे का सिर पहले प्रेजेंटिंग पार्ट नहीं है, तो हमें सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन करना पड़ता है, जिसमें एब्डोमिनल रीजन में एक इंसिजन, एक कट लगाया जाता है। इट इज अ मेजर सर्जरी। सिजेरियन इज अ मेजर सर्जरी। ध्यान से देखिए, कई बार सिजेरियन पहले से प्लान्ड होता है, कई बार हमें अचानक करना पड़ता है। राइट जी, पहले से प्लान्ड कैसे है? कई रीजन हो सकते हैं। मान लो पहला बच्चा किसी का सिजेरियन से हुआ है, तो दूसरे बच्चे के भी सिजेरियन से होने के 90% से ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जब पहला सिजेरियन किया गया था यूट्रस में एक बहुत बड़ा कट लगाया गया है, उस जख्म को भरने में समय लगता है, यूट्रस की वॉल कमजोर हो चुकी है। सेकेंड टाइम जब प्रेगनेंसी हुई, एज एन एक्सपर्ट डॉक्टर आप ये नहीं चाहेंगे कि यूट्रस को लेबर पेन्स के थ्रू डाला जाए, क्योंकि हो सकता है यूट्रस बस्ट कर जाए, यूट्रस की कमजोर वॉल उन लेबर पेन्स को सह नहीं पाएगी। तो आप अपने पेशेंट को पहले से ही गाइड कर देंगे कि भाई आपका सेकंड बच्चा भी सिजेरियन से होगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गया पहले से प्लान्ड एक केस। दूसरा पहले से प्लान्ड केस हो सकता है कि बच्चा उल्टा है, ब्रीच बेबी जिसे कहते हैं, वेजाइना के थ्रू डिलीवरी हम अवॉइड करवाते हैं, उस केस में भी हमें सिजेरियन करना पड़ता है। ठीक है जी, और सिजेरियन के लिए ये हो गई प्लानिंग। और कई बार इमरजेंसी में इमीडिएटली, मान लो आप वेजाइनल डिलीवरी करा रहे थे, वो सक्सेसफुली नहीं हो पा रही, मदर का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है, तो उस केस में भी हमें इमीडिएटली फिर सिजेरियन प्लान करना पड़ता है। जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो ज्यादा समय नहीं लगाते हैं जी इसमें, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, विद इन मिनट्स जो है सिजेरियन ऑपरेशन कर देते हैं। राइट, सो आई होप दीज आर द अमेजिंग सर्जरीज, अमेजिंग फॉर यू, यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। मैं आप सबको बता दूं, रोजाना 4 से 5 मैं इस यूट्यूब चैनल पे लाइव होता हूं, अनअकैडमी नीट लाइव डेली पे। डॉक्टर सचिन कपूर के लेक्चर्स अटेंड करिए, एक फील आ जाएगी आपको डॉक्टर बनने वाली। ये सब प्रोसीजर्स जो आपने भविष्य में जाके करने हैं, पहले से ही एक्वेंट होइए, अपने आप को ये कमांड दीजिए दैट यू वांट टू बिकम वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है। इसीलिए कहता हूं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर के आप जुड़िए मेरे साथ। सचिन लाइव कोड आपको यूज करना है, आपके दिमाग के कपाट खुल जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, प्लस के सेक्शन में जाइए, नीट यूजी कैटेगरी, नीट अंडर ग्रेजुएट। राइट, अभी आप अंडर ग्रेजुएट्स हैं, इसके बाद पीजी के लिए भी पढ़ाएंगे आपको, नीट पीजी की भी तैयारी कराएंगे जब आप एमबीबीएस कर जाएंगे और एमडी और एमएस के लिए जाएंगे। राइट बेटा, नाउ अब आप देखिए, यहां से सबसे पहले हमने कट लगाया एब्डोमेन में, बेबी डिलीवर करा फटाफट, और अम्बिलिकल कॉर्ड को 2 जगह से बांधा, बीच में से काट दिया। छोटा सा हिस्सा कॉर्ड का बच्चे की नाभि के साथ जुड़ा है, और फिर मैनुअली प्लेसेंटा निकाल लेते हैं। इस केस में द प्लेसेंटा इज टेकन आउट मैनुअली। अदरवाइज क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी जब है, पहले बेबी एक्सपेल आउट हो गया, उसके कुछ समय बाद यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं एंड द प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट। राइट जी,
आप में से जो बच्चे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, सिंपल है आईडी जी, sachin.kapoor KAPUR। आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, नीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, एम्स के लिए तैयारी कैसे करें, AFMC जिपमेर, आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा जी। राइट, चलिए आगे देखते हैं जी, बढ़ते हैं जल्दी से। बच्चे के जन्म के बाद, ये तो मैंने सिजेरियन दिखाया आपको, नॉर्मल डिलीवरी पे लौटते हैं। प्लेसेंटल स्टेज क्या है? प्लेसेंटा का बाहर एक्सपेल आउट होना। प्लेसेंटा को आफ्टर बर्थ भी कहते हैं। बच्चे के लगभग 5 मिनट के, जन्म के 5 मिनट बाद या आधा घंटा भी लग सकता है भाई, ये अलग अलग लोगों में ये ड्यूरेशन वेरी कर सकती है। विक्रम, शुभम, सुनील, नताशा, रुद्रा, छोटू कुमार, सबको क्लियर है जी? विक्रमादित्य, अभिनय, बच्चे के जन्म के बाद 5 मिनट या 30 मिनट भी लग सकते हैं। यूट्रस फिर से कॉन्ट्रैक्ट करा और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ने प्लेसेंटा को आफ्टर बर्थ भी कहते हैं, उसे बाहर एक्सपेल आउट कर दिया। अब वो कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं यूट्रस की ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, सिकुड़ देते हैं, ताकि और ज्यादा ब्लीडिंग ना होती रहे। यहां पे देखिए स्लाइड में, दिस इज यूट्रस, यूट्रस की वॉल से प्लेसेंटा टूट के बाहर आ रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड का बाकी का हिस्सा भी बाहर आ जाएगा। बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद धीरे धीरे जो हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाएगी। एंड मदर का जो प्रोलैक्टिन लेवल है अब हाई है। अगले सेशंस में, कल ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा लैक्टेशन, मेमरी ग्लैंड्स में से मिल्क कैसे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, कैसे प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा। स्टेरॉइड्स का लेवल डाउन गया, प्रोलैक्टिन का लेवल अप हुआ, प्रोलैक्टिन का लेवल अप होने से अब मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। सभी फीमेल्स में इक्वल अमाउंट में मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता। हम आपने जो पढ़े ना लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, कि जब तक एक मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होती, इस मेथड का बहुत हाई फेलियर रेट होता है। सभी फीमेल्स में इक्वल अमाउंट में प्रोलैक्टिन नहीं बढ़ता है बच्चे के जन्म के बाद, तो ओवुलेशन हो भी जाता है। ज्यादातर फीमेल्स में देखा गया है 3 महीने के भीतर, बच्चे के जन्म के 3 महीने के भीतर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। ओवुलेशन हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, और 6 महीने के भीतर तो ओवुलेशन भी शुरू हो जाता है। और आपने देखा होगा कि भाई इंडिया जैसी कंट्री में तो ज्यादातर 2 बच्चों में 1 साल का ही डिफरेंस रहता है, तो दैट मींस मदर का प्रोलैक्टिन लेवल इतना शूट नहीं करा कि ओवुलेशन को रोक सके। तो इसलिए लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड जो है एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, उसका हाई फेलियर रेट होता है। देखो बच्चे के जन्म के बाद हमने देखा जी प्लेसेंटा बाहर आ गया, राइट, और यूट्रस ने धीरे धीरे दोबारा अपने उसी साइज में आ जाना है। 40 से 45 दिन लग जाते हैं यूट्रस को दोबारा उसी साइज में आने में, राइट। कॉर्ड ब्लड सेविंग क्या है आने वाले सेशंस में बताऊंगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि मेरे हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। डेली मैं लाइव होता हूं 4 से 5 अनअकैडमी नीट लाइव डेली यूट्यूब चैनल पे। रोजाना आप हमारे साथ जुड़िए और ऐसी बेहतरीन जो है सेशन को एंजॉय कीजिए। यहां पे हम आपको डॉक्टर बनाते हैं सिंपली। मैं तो ये कहता हूं भाई अनअकैडमी का ये नारा है कि घर घर में डॉक्टर हमारा है। सुनिए, ड्यूरिंग द प्लेसेंटल स्टेज ऑफ लेबर मसल टेंशन बिल्ड इन द वॉल ऑफ पार्शियली एम्प्टी यूट्रस, और फिर धीरे धीरे वो टेंशन डिक्रीज होती जाती है। क्लियर है जी? इतना आज का बेहतरीन सेशन, आपको मजा आया जी? अब आपको एक बात बता दूं कि ये सारे नोट्स ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। जैसे ही ये लेक्चर अपलोड होगा थोड़े समय बाद आप देखना YouTube के वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएंगे ये पीडीएफ लिंक। आपको और कोई भी नोट्स नहीं तैयार करने हैं, मेरे ये नोट्स आपके हर सवाल का जवाब देंगे। मिस्टर मॉर्गन, सना, सुरभि, राइट जी। चलिए, अब प्रीमेच्योर लेबर आज हम नहीं डिस्कस कर पाए, आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि क्या कारण रहते हैं कई केसेस में कि बच्चे 9 महीने से पहले डिलीवर हो जाते हैं, और उन प्रीमेच्योर बेबीज का सर्वाइवल रेट क्या रहता है और कारण क्या हो सकते हैं इस चीज के। एक जल्दी से देख लीजिए, एक न्यू बॉर्न बेबी अगर वो प्रीमेच्योर डिलीवर हुआ तो सबसे बड़ी समस्या है कि उसके लंग्स डेवलप नहीं हुए, सांस लेना उसके लिए एक प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग, क्योंकि लंग्स में सरफेक्टेंट नहीं बना होता है। ये हमारा टाइम टेबल है, रोजाना आपके साथ मिलते हैं जी हम। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्लास 11th के लिए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे क्लास 12th के लिए। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अपने आप में बेहतरीन सब्सक्रिप्शन, लाइव क्लासेस, यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर, लाइव पॉल्स, इंडिया की बेहतरीन टीम से पढ़ने का मौका,
बस ध्यान क्या रखना है, सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको जो कोड यूज करना है दैट इज सचिन लाइव। डॉक्टर सचिन कपूर के 20 साल के अनुभव का आप फायदा उठाइए और सपने साकार करिए। मैं तो हमेशा कहता हूं सपने सच करने वाला कोड है। 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जी। अब आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। कल सेम टाइम पे मिलेंगे 4 बजे, लैक्टेशन पढ़ेंगे कल और ज्यादा मजा आएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।